हेलो चलो नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और एक डेडिकेशन के साथ और टारगेट को लेकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। तो बच्चे, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करने के बाद, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर ही एक बेस्ड चैप्टर है। हालांकि अगर मैं कहूँ तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आज हम लोग शुरू करेंगे और बहुत छोटा चैप्टर है, कल पार्टनरशिप हम खत्म कर देंगे। ठीक है, कुछ लिमिटेड 5-6 टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत छोटा चैप्टर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मतलब 50-50% चांसेस हैं कि पार्टनरशिप से सवाल बने। जी, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के बाद में पाइप सिस्टम, पाइप डिस्टेंस और SICI, और जो हमारा एडवांस मैथ का पार्ट है वो हम बाद के लिए रखेंगे। हाँ, हालांकि मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी एक बेकार आदत है, मुझ पर रुका नहीं जाता। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था टेलीग्राम ग्रुप में, तो कुछ बच्चे बहुत परेशान थे कि सर आपने कहा था कि सिलेबस नोटिफिकेशन तक मैं करा दूंगा और आपने नहीं कराया, आप अपने वादे पर नहीं रहे। बेटा, वादे पर अगर मैं आऊँ ना तो मैं 15 दिन में सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा, 15 नहीं तो 30 दिन में करा दूंगा। और मैं इतनी चालाकी से आपका बेवकूफ़ बनाऊंगा ना, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इतनी चालाकी से मैं आपका बेवकूफ़ बनाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर ने बेवकूफ़ बना दिया। आप सर की जय करते घूमे फिरोगे कि हमारा मैथ सर ने 30 दिन में करा दिया और हमको सब कुछ आ गया। लेकिन जैसे ही आप मॉक टेस्ट में और एग्जाम में जाओगे ना, आपको एक सवाल भी नहीं हिलेगा आपसे, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं आपको जो एग्जाम में रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ आएंगी या फिर एग्जाम में जो चीज़ आ सकती है उनको कराने में टाइम लगता है। आप लोग चाहते हो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो और हम फ्री हो जाएं। बेटा, एग्जामिनर ने अगर फ्री कर दिया ना तो 1-1.5 साल के लिए लंबे खिंच जाओगे। इतनी जल्दी अगर फ्री होना चाहते हो तो ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम आपका मार्च में है, तो तसल्ली से पढ़ो। अगर मैं एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ ना, तो वो आप ही के बेनिफिट के लिए है, मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, है ना। तो आप जल्दी सिलेबस क्या करोगे? जल्दी सिलेबस करवा के भैया बताओ तुम मुझे। करा दूंगा मैं तो आपको सिलेबस जल्दी। मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूं कि इस महीने के लास्ट तक अगर आप चाहो तो मैं आपका सारा सिलेबस, इस महीने का लास्ट तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, मैं आपका 22 तारीख तक सिलेबस करा दूंगा, 6 दिन के अंदर अंदर। तो आपको लगेगा भी नहीं कि कुछ छूटा है। कोई फायदा नहीं होगा उसमें बच्चे, आपका नुकसान है। अगर ऐसा है कि अगले महीने एग्जाम है और अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, दिसंबर में एग्जाम है, तो हाँ फिर आप कह सकते हो। और फिर दूसरी बात, अभी तो क्लास ही कितनी हुई है आपकी, सब चीज़ ठीक तो चल रही है, क्यों आप इतना हाथ पैर अपने फुला रहे हो, है ना। चलो ठीक है, करते हैं शुरू भाई रेशियो प्रोपोर्शन की। बाकी आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका आंसर दे पाए। देखो, आरंभ में सोहम का खर्चा और बचत का रेशियो कितना है? 5:1। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है जबकि बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान खर्चा, वर्तमान यानी कि बढ़ने के बाद खर्चा 4347 है, तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? बताओ। मैंने सब कुछ भाई प्लान किया हुआ है कि आपको कितने दिन में क्या कराना है, कब तक क्या कंप्लीट कराना है, कब तक आपका मैं सिलेबस कराऊंगा। ये मैंने फर्स्ट क्लास से ही आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है और मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग ठीक चल रहा हूँ, ना तो लेट है ना जल्दी है। आप चलने दो मुझे, और जल्दबाजी करोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। आप, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर आपको कोई और कोर्स परचेज करना होगा, फिर आप उस कोर्स में जाओगे, फिर किसी और टीचर का कोई और कोर्स, फिर उस कोर्स में जाओगे। मैं कह रहा हूँ कहीं तसल्ली मिलेंगी ही नहीं आपको। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि जिंदगी में शिकायतें कम कर दो, बहुत आगे जाओगे।
देखो आरंभ में सोहम का खर्चा और बचत, भाई उसने क्या बोला है, मैंने कल आपको बताया था एक बात कि जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत होती है, ये बात बताई थी ना। यस, उसने कहा खर्चा और बचत का रेशियो कितना है। भाई आप कहेंगे सर खर्च और बचत का रेशियो है 5:1। अगर सोहम 5 रुपए खर्च करता है और 1 रुपए बचाता है तो सोहम ने कमाया कितना होगा, सोहम की इनकम कितनी रही होगी। आप कहेंगे सर सोहम की जो इनकम रही होगी ना, इन दोनों को जोड़ देंगे, सोहम की इनकम रही होगी 6 यूनिट। मैंने खर्चा और सेविंग्स को जोड़ दिया। अब सवाल ने कहा कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई। अब बच्चे अगर मुझे किसी भी अनुपात में वृद्धि करनी होती है ना परसेंट में, देखो सामने देखो, कोई आपको रेशियो दिया हुआ है और उस रेशियो में आपसे प्रतिशत वृद्धि या कमी करने के लिए बोले, तो आप क्या किया करो, आप उस रेशियो में ना 2-2 जीरो ऐड कर दिया करो। बस आपका इतना सा काम है उस रेशियो में, और अगर एक में 2 जीरो ऐड होंगी ना तो हर रेशियो में 2-2 जीरो ऐड आपको करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको फर्स्ट क्लास से समझा चुका हूं, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, 2-2 जीरो सर क्यों ऐड की हैं आपने, एक बार और बताना जरा। क्योंकि मुझे आगे प्रतिशत वृद्धि करनी है, तो मैं डेसिमल्स वगैरह में, फ्रैक्शन वगैरह में ना जाऊं, इसीलिए मैंने 2-2 जीरो प्रत्येक रेशियो में ऐड कर दी, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि वेतन 25% की वृद्धि होती है। बच्चे 600 का 25% बताना जरा कितना होता है। भाई 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है ना, और किसका, 600 का, तो ये जाएगा 150। तो ये 150 की वृद्धि हो गई, तो नया वेतन कितना हो गया, नया वेतन हो गया 750। ये उसका नया वेतन है 750। कह रहा है कि उसके बचत में 20% की वृद्धि हुई है। भाई बचत कितनी है, 100, और अगर इसमें मैं 20% की वृद्धि करता हूं तो बचत कितनी हो जाएगी, 120। अब अगर मुझे नया खर्चा निकालना है तो बच्चे क्या मैं आय में से बचत को माइनस करूंगा। भाई क्या आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, कल बताया था ना कि आय का मतलब क्या होता है, खर्च प्लस बचत, होता है कि नहीं। अगर मुझे खर्चा निकालना है तो मुझे आय में से बचत को माइनस करना होगा कि नहीं। तो 750 में से 120 माइनस करना जरा, 5 में से 2 गए 3, 7 में से गया 6, तो खर्चा कितना आ गया 630। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 5:1 आय और खर्च का रेशियो था, सॉरी खर्च और बचत का। आय कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ा तो 6 यूनिट। अब मैंने सब में 2-2 जीरो लगा दिया, क्यों, मुझे आगे प्रतिशत वृद्धि करनी थी इसीलिए, है ना। और प्रतिशत वृद्धि करनी थी तो 25% की वृद्धि करी तो 750 हो गया, बचत में 20% की वृद्धि करी तो 120 हो गई। अब सवाल ने कहा कि भैया खर्च कितना होगा, आय में से बचत को माइनस कर दिया 630। सवाल ने बोला सॉरी 530। भाई जीरो, 12 में से 5 गए 7 और 6 में से गया 530, 530 सॉरी 530। वो कह रहा है कि सोहम का वर्तमान खर्चा इतना है, यानी कि 530 यूनिट का मान कितना है, 4347। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4347/530। और आपसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक वेतन। भाई प्रारंभिक वेतन कितना है, 600 यूनिट है, तो 600 यूनिट का मान कितना होगा, आप 600 से गुणा कर दो, और यहां से आपका जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ मुझे कितना होगा। भाई जीरो से तो जीरो गया, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, नहीं 53, 5 5 छंग 30। अगर उसका वर्तमान खर्चा 4347 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। आरंभ में सोहम का खर्चा और बचत 5:1 के रेशियो में है, 630 ही तो होगा। 4 में से देखो जीरो जीरो, 5 में से 2 गया 3, 630 ही होगा, सॉरी यार।
आप लोगों में से एक ने कहा तो मैं भी थोड़ा सा चला गया उस तरफ, 630 ही होगा। 7 में से 1 गया, 6 ही तो आएगा, 630। अब बताना जरा आंसर भाई, 6 चौक 24। बात अब भी तो नहीं बन रही है, 630 पर भी आरंभ में सोहम का खर्चा और बचत का रेशियो 5:1 है। ओके, उसका वेतन में 25% की वृद्धि हुई। अच्छा, अगर हम उसका, एक सेकंड रुकना, अच्छा अगर हम उसका नया वेतन निकालें, अगर हम उसका नया वेतन ही निकालें, भाई नया वेतन यहां से आएगा ना, और फिर इसमें हम कमी करके देख लेंगे कि पुराना वेतन कितना होगा, है ना। मैं ऐसा करूं कि 630 यूनिट का मान कितना है, 4347। आप क्या करो, आप 750 यूनिट का मान निकालो, 4347। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। 630 और जरा मुझे 750 यूनिट का मान बताना, तो वो हो जाएगा इंटू 750। 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 25 बार, 3 से जाएगा 21 बार, 21 दूनी 42, 1 और 21 सत्ते 147, 25 सत्ते 175, 25 0 0 7 और 25 दूनी 50 और 1 51। ठीक है भाई, 25 सत्ते 175, हासिल के 17, 25 0 0, 17 में से 7 आ जाएगा, हासिल का 1, 25 दूनी 50 और 1 51। चलो ठीक है, अब 5175, 5175 आपका पता है क्या है, ये नई इनकम है। आपसे पूछा है प्रारंभिक इनकम कितनी है, आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक इनकम। बच्चे प्रारंभिक इनकम जो रही होगी, प्रारंभिक इनकम जो रही होगी उसमें 25% का इंक्रीमेंट करने के बाद ये मिला है। प्रारंभिक इनकम में 25% का इंक्रीमेंट करने के बाद ये मिला है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रारंभिक इनकम का 125% कितना होगा, 5175। तो यहां से 1% कितना होगा, 5175 बटे 125, और 100% की वैल्यू और बता दो, इंटू 100 आप कर देंगे। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना जाएगा जरा बताना, 5 एकम 5 0, 1035। तो 1035 की 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 दिया 12, 2 14, 4 0 0 1, 4 एकम 4। तो आंसर कितना आ गया, 4140, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ना टिपिकल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका थोड़ा सा आसान मेथड क्या हो सकता है ना। आसान मेथड क्या हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूं वो मेथड, क्योंकि यहां से हमने 0 0 लगाकर थोड़ा सा ज्यादा चले गए। चलिए एक बार फिर से इसका आसान मेथड कोई और ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या इसका आसान मेथड हो सकता है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको उसने दिया हुआ है खर्च और बचत का रेशियो, दैट इज 5:1। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6। इनकम कितनी हो जाएगी भाई, 5 और 1 6। अब आपसे उसने क्या पूछा, देखना आपका जो सवाल है ना वो आ तो एक लाइन में ही गया। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। आपसे उसने पूछा था प्रारंभिक वेतन, क्या पूछा था बच्चे, प्रारंभिक वेतन। अब जो प्रारंभिक वेतन है वो 6 यूनिट होगा, और अगर 6 यूनिट है तो बच्चे क्या 6 का एक गुणनखंड, 6 का एक फैक्टर 3 होता है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 3 का मल्टीपल। और अगर 3 का मल्टीपल है तो उसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। भाई मुझसे उसने प्रारंभिक वेतन पूछा है तो मैं 6 यूनिट का मान निकालूंगा, और 6 यूनिट का मान है तो आंसर मेरा 3 से कटना चाहिए, और 3 से कटने वाली संख्या मतलब सम ऑफ डिजिट। एक बार ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट करके देखना, 4 3 7 और 1 8, 3 से नहीं कट रहा है। 5 4 9 और 1 10, 3 से नहीं कट रहा है। 6 और 4 10 और 1 11, 3 से नहीं कट रहा है।
4 4 8 और 1 9, 3 से कट रहा है। केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारा 3 से कटा और हमारा आंसर है। शायद 10 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर ऐसा भी आप नहीं करना चाहें या आपके दिमाग में आए कि सर अगर 2 ऑप्शन 3 का मल्टीपल हो तो क्या करें, हालांकि ये आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ सवाल ही है एसएससी का, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाया है, जिसमें 3 ऑप्शन 3 के मल्टीपल नहीं थे। ठीक है, चलो बाकी और इसमें क्या कर सकते हैं। उसने कहा वेतन में 25% की ना वृद्धि हुई है, वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। अगर मैं ये कहूं कि भाई ये खर्चा 5 आर है, बचत 1 आर है, तो वेतन हो जाएगा 6 आर। अगर वेतन में 25% की वृद्धि हुई है तो वेतन कितना हो जाएगा भाई, 5/4, 125% हो जाएगा ना, 125% ऑफ 6 आर, और 125% का मतलब होता है 5/4 गुणा 6 आर, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आप कहेंगे 15R/2, ये उसका नया वेतन है। ओके, अब सवाल ने बोला कि उसका जो बचत है उसमें 20% की वृद्धि हुई है। भाई बचत कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर जो बचत होगी ना वो होगी हमारी 20% की वृद्धि कर दो, 120% ऑफ आर, यानी कि 6/5 आर, ये उसकी नई बचत है। तो उसका नया खर्चा कितना होगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 15/2 में से 6/5 माइनस करेंगे तो ये उसका क्या होगा, नया खर्चा होगा। तो 15×5 75, 6 दूनी 12, 75 माइनस 12/10 आर, तो ये जाएगा 63/10 आर, 63/10 आर, ये उसका नया खर्चा है ना। और उसने कहा कि भाई उसका नया खर्चा कितना है, 4347, तो 63/10 आर, यूनिट का मान कितना है 4347, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 4347 इंटू 10/63, 21 तिया 63, 21 दूनी 42, 1 और 21 सत्ते 147, 3 से जाएंगे तो 3 छिंग 18, 3 नाम 27, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 690, एक यूनिट का नहीं, आर की वैल्यू 690। आपसे 6 आर की वैल्यू पूछी है तो प्यारे भाई 6 गुणा 690, तो कितना होगा 600, 6 निम्मा 54, 6 छिंग 36 और 5 41, आंसर कितना होगा 4140, आपका करेक्ट जवाब है। और आप इसे मैंने 3 मेथड बता दिए, आप किसी से भी कर सकते हैं, 0 0 लगाकर भी, बिना 0 लगाकर भी, और ऑप्शन से चेक करके भी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, इस सवाल को करेंगे जरा, क्या होगा इस सवाल का उत्तर, और आराम से पढ़ेंगे सवाल को। यदि 5:3 के अनुपात में कई पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं तो अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना है। यदि अनुपात को 3:5 के रूप में बदल दिया जाए तो उसे 36 का भुगतान करना होगा। एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य का रेशियो बताना है, क्या होगा। आज जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं ना, ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो किसी भी टाइप में नहीं आते हैं। अभी आपका एक टाइप और बचा हुआ है, रुपए पैसे वाला जो टाइप है, उसके भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। हालांकि अब एसएससी ने रुपए पैसे वाले सवाल देने बंद कर दिए हैं, वो जो 50 पैसे 10 पैसे 20 पैसे वाले, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए वो बता दूंगा। ये कुछ मिसलेनियस विविध टाइप के जो सवाल है ना वो चल रहे हैं। ओके, देखो, यदि 5:3 के अनुपात में कई पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं तो अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना है। यदि अनुपात को 3:5 कर दें तो भैया उसे 36 रुपए का भुगतान करना है। एक पेन और एक पेंसिल का रेशियो बताओ क्या होगा। मैं मान के चलता हूं कि एक पेन का जो मूल्य है वो P है, और जो एक पेंसिल का मूल्य है वो Q है। Q को मान लेता हूं मैं पेंसिल का मूल्य, और P को मान लेता हूं मैं पेन का मूल्य। ठीक है भाई, P को मान लेते हैं पेन का मूल्य और Q को मान लेते हैं हम पेंसिल का मूल्य। अब सवाल ने बोला है कि अगर वो 5:3 के अनुपात में पेन और पेंसिल खरीदे
तो अगर 5 यूनिट वो पेन खरीदेगा और एक पेन का मूल्य कितना है पी, तो 5 का कितना हो जाएगा 5p। और अगर 3 यूनिट वो पेंसिल खरीदेगा तो भैया कितना हो जाएगा 3q। और टोटल कितना पैसा उसने दिया है 44 रुपया। बात क्लियर हुई भाई? उसने 5-3 के अनुपात में पेन और पेंसिल खरीदे हैं, है ना? तो अगर 5 यूनिट वो पेन खरीदेगा और एक पेन का मूल्य p है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5p। और अगर एक पेंसिल का मूल्य q है और 3 यूनिट पेंसिल खरीदेगा तो 3 पेंसिल का 3q, और बराबर क्या होगा 44। ऐसे ही आगे चलो, कह रहा है कि अगर वो रेशियो को 3-5 में बदल दे, तो भाई 3 यूनिट अगर पेन खरीदेगा तो 3p, और अगर 5 यूनिट पेंसिल खरीदेगा तो 5q, और बराबर कितना होगा बराबर होगा 36 के। आपको ये दो समीकरण सॉल्व करने हैं और अपना आंसर बताना है। अब आप या तो ऑप्शन से रखो, आपसे पूछा क्या है एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य बताना है, यानी कि आपको जो रेशियो पूछा है ना बच्चे, आपको रेशियो पूछा है पी रेशियो क्यू। क्या पूछा है पी रेशियो क्यू। आपको यहां से ये दो सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको उनका रेशियो बनाना है। ठीक है, तो या तो आप ऑप्शन से जाओ और सेटिस्फाई करके देखो कंडीशन को, या फिर वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करो एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो। बच्चे अगर मैं एक बार इन दोनों को जोड़ता हूं, देखना, तो जोड़ूंगा तो 5 और 3 8p, और 3 और 5 8q, बराबर कितना आएगा 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8। यहां से 8 कॉमन आ जाएगा तो p प्लस क्यू कितना आएगा 80/8। भाई यहां से 8 कॉमन आके नीचे चला जाएगा ना, तो p और q कितना आ गया 10। ओके, एक बार क्या करो एक बार माइनस करो। एक बार तो मैंने इन दोनों को प्लस किया, एक बार मैं माइनस कर रहा हूं, तो 5 में से 3 गया 2p, और 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2q, और 44 में से 36 जाएगा तो आप कहेंगे 8। बच्चे यहां से 2 कॉमन आके डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे 4। अब आप एक चीज देखो, आपके पास p प्लस क्यू कितना है 10, आपके पास p माइनस क्यू कितना है 4। क्या आप p और q की अलग अलग वैल्यूज निकालने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया भी है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी दिया है तो p की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 10 और 4 14/2 यानी कि 7। और अगर q की वैल्यू निकालनी है यानी कि प्लस माइनस वाले की, तो बड़े में से छोटा माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। 10 में से 4 गए 6, 6/2 यानी कि 3। तो आपका रेशियो कितना आ गया? आपका रेशियो आ जाएगा 7:3 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि बच्चे आप ऑप्शन से पी और क्यू की वैल्यू उठाकर ना यहां रख दो, और जो 44 और 36 के बराबर आपकी वैल्यू देगा वही आपका आंसर होगा। ये विविध क्वेश्चन है और ये अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बच्चा बहुत सारी प्रैक्टिस करेगा वही इन सवालों को कर पाएगा एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो वो बेसिक रटे रटाए कुछ तरीके सभी पढ़ते हैं, उनको क्रॉस मेथड वगैरह ये सब सब पढ़ते हैं लोग, इन तरीकों को और इन सवालों को। कंपटीशन जो बनता है ना, कहना कि अच्छा पेपर बना है सर, हार्ड पेपर बना है, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, आज मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये अभी लेटेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सवाल है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो क्रमशः 3 और 4 है। ओके, यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? ये तो आसान क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हो।
देखो, अब आप मेरी एक बात सुनो। मैंने परसेंटेज में एक बात बच्चे आपको बहुत अच्छी तरह बताई थी कि अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाऊं तो वो कितने परसेंट हो जाती है। आप कहेंगे कि सर अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाओ ना तो वो 120% हो जाती है। शायद कुछ बच्चे भूल गए होंगे क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर पाए हैं। जो रिवीजन में है वो जानते हैं। अगर मैं किसी संख्या को 10% घटाऊं तो वो कितने परसेंट बचती है? 90% बचती है। यानी कि अगर मैं बढ़ाने की बात करता हूं तो 100% में जोड़कर आप कह देते हो कि सर इतना परसेंट है। अगर मैं घटाने की बात करता हूं तो आप 100 में से घटाकर कह देते हो कि सर इतना परसेंट बची है। अब सवाल आपसे कहता है कि भैया स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3:4 का रेशियो है। भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:4 का रेशियो है। सवाल कहता है कि अगर लड़कों की संख्या 10% बढ़ जाए। बच्चा एक बात आप मुझे बताओ, अगर मैं लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि कर दूं तो लड़कों की संख्या कितना परसेंट हो जाएगी? कितना परसेंट हो जाएगी अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूं? आप कहेंगे सर 110% हो जाएगी। यानी कि जो लड़कों की संख्या 3 यूनिट थी ना बच्चे, 10% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगी? आप कहेंगे सर 110%। 110% हो जाएगी। ऐसे ही उसने बोला कि लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि कर दो। अगर मैं लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि करता हूं तो प्यारे भाई लड़कियों की संख्या कितने परसेंट हो जाएगी? आप कहेंगे सर 115% हो जाएगी। और आपसे इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है। वृद्धि करने को कह रहा है ना, तो वृद्धि करने के बाद कितना परसेंट हो जाएगी वो हमें देखना है। कि लड़कों की संख्या 3 यूनिट थी, उसने बोला कि लड़कों की संख्या 10% की वृद्धि हो गई। मैंने कहा कितना परसेंट संख्या हो गई है? तो आप कहेंगे 3 गुणा 110% हो गई है। लड़कियों की संख्या 4 यूनिट थी तो भाई वो 15% की वृद्धि हुई है ना, तो कितना परसेंट हो गई है? इंटू 15% बढ़ गई है ना, तो 115% हो गई है। ये रेशियो लेना है। देखो कैसे करेंगे, परसेंट से परसेंट गया, यहां आप कहेंगे कि परसेंट से तो परसेंट खत्म हो गया, और 5 से जाएंगे तो 5 23 115, और 5 से जाएंगे तो 22 बार। वेरी गुड। अब क्या करेंगे यहां पर भाई, 22 तिया 66, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, और 2 से कटेगा 2 बार, तो 11 तिया 33 और 23 तिया 69। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर 23 दूनी 46, सॉरी 23 दूनी 46 होता है। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 33 और 46। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शायद इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि ये चीजें तो आसान है कि जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई है। क्योंकि आपसे उसने वही पूछा कि लड़के और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात, यानी कि वृद्धि होने के बाद क्या वो रेशियो बना, वही मैंने देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये सवाल पर आइए। करेंगे एक बार। चलो, समानुपात भी होगा भाई, प्रोपोर्शन चैप्टर भी होगा। आप काहे परेशान होते हैं? पार्टनरशिप तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि पार्टनरशिप जो है ना वो रेशियो का ही पार्ट है। प्रोपोर्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। पार्टनरशिप को मैं रेशियो में ही पढ़ाता हूं, इसीलिए मैंने बोला है कि पार्टनरशिप इसके साथ पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप कोई अलग से चैप्टर नहीं है, आप इसे अलग से मत मानना कि साझेदारी बुक्स में अलग से दिया हुआ है तो इसमें कोई अलग से ही कॉन्सेप्ट होगा। सर सब कुछ रेशियो है। देखो, एक धनराशि ए और बी सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 के रेशियो में विभाजित कर दे
तो सी और डी का रेशियो क्या होगा? तो सी और डी का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बच्चा आप इसका आंसर आप मुझे बता दो। चलो बताएंगे। एक धनराशि ए बी सी के बीच 8-4-3 के रेशियो में बांटी जानी है। मैं यहां पर जरा लिख देता हूं, ए बी सी का रेशियो कितना है भाई? यहां पर लिख रहे हैं 8, 4 और 3। अब सवाल कहता है जो ए के पास पैसा है ना, जो ए का रेशियो है, वो ए अपना पैसा डी और ई में बांट देता है। कितने में? किस किस में? डी और ई में बांट देता है सारा का सारा पैसा 9 और 7 के रेशियो में। अब इस सवाल को थोड़ा सा हम अलग तरीके से समझते हैं। कैसे? देखो, ए बी सी का रेशियो कितना है? 8, 4 और 3। यानी कि ए के पास 8 यूनिट पैसा है, बी के पास 4 यूनिट है, तो सी के पास कितना है? 3 यूनिट। अब जो ए के पास पैसा था ना सारा का सारा, वो उसने डी और ई में बांट दिया। और किस अनुपात में बांटा है? 9 और 7 में। और फिर आपसे पूछा है कि बताओ सी और डी का रेशियो क्या होगा? किस किस का? सी और डी का रेशियो क्या होगा? बच्चे आपको पहले मैं इसे ना नॉर्मल तरीके से समझाता हूं, जैसा बुक्स वगैरह में होता है उस तरीके से, फिर थोड़ा सा हट के मैं आपको बताऊंगा। भाई आप मुझे बताओ, जो ए के पास है ये 8 यूनिट, ये सारा का सारा पैसा डी और ई में बटा होगा क्या? इतनी बात समझ में आई आपको? उसने बोला है ना, ए अपने हिस्से को डी और ई में इस अनुपात में बांट देगा। तो जो ए के पास पैसा होगा, जो ए के पास पैसा होगा, वो सारा का सारा पैसा डी और ई में बट जाएगा। यस, ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 9 और 7 16 यूनिट, जो डी और ई के बीच सारा पैसा बटा है, मैंने जोड़ लिया 16 यूनिट, और 16 यूनिट का मान कितना होगा? 8। भाई यही तो पैसा इसमें बटा है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 8/16, यानी कि 1/2। तो डी का मान कितना होगा? 9 गुणा 1/2, यानी कि 9/2। हमसे किसका रेशियो पूछा है? हमसे पूछा है सी और डी का। तो हमें ई का निकालने की जरूरत नहीं है, हम केवल सी और डी से बात करेंगे। सी के पास कितना है? 3 यूनिट, और डी के पास कितना आ गया? 9/2 यूनिट। बच्चा ये दो इधर गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 9, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2:3। इस तरह की चीजें तो आप देखते हो बुक्स वगैरह में, लेकिन हम इसे थोड़ा सा स्मार्ट वे में इतना सब कुछ किए बिना ही आराम से कर सकते हैं। बिना बिना इतना सब कुछ किए कैसे? जरा थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हैं। सामने देखो एक बार, भाई जो पैसा डी और ई में बटना है, क्या वो 9 और 7 के रेशियो में होगा? क्या वो 9 और 7 के रेशियो में होगा कि नहीं? यस। अब पैसा बटना है 8, मैंने देखा कि डी और ई का टोटल कितना है? 16। तो जो पैसा ए बांट रहा है, क्या उसको अगर मैं 16 बना लूं, अगर मैं उसको 16 बना लूं, तो जो डी के पास पैसा आएगा वो 9 यूनिट आएगा, और जो ई के पास आएगा वो 7 आएगा। भाई डी और ई के पास जो पैसा 9 7 में बटा है, उसका टोटल बनता है 16। अगर मैं इसको 16 बना लूं, कैसे? 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? 16। ये कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8, और ये कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6, है ना? मैंने सबको 2 से गुणा कर दिया। अब जो पैसा बटना है वो 9 और 7 में 16 यूनिट बटना है। तो आप कहेंगे 16 का मान 16, तो डी के पास 9 आएगा और ई के पास 7 ही आएगा। आपसे क्या पूछा है? आपसे सी और डी का रेशियो पूछा है। सी कितना है आपके पास? नया रेशियो देखना है 6, और डी कितना है? 9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, रेशियो कितना आ गया? 2:3 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया? मैंने एक काम किया कि जो सी डी और ई में बटना था, वो टोटल मैंने इसको बना लिया। जो ए के पास पैसा था,
क्योंकि यही तो पैसा इन दोनों में बंटना है। तो मैंने दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से गुणा कर दिया, तो ये 16, ये 8, ये 6। अब ये 16 बटना है डी और ई में, तो इसके पास 9 रुपया आ जाएंगे, इसके पास 7 रुपया आ जाएंगे। उसने सी और डी का रेशियो पूछा है, तो सी के पास 6 और डी के पास 9, यानी कि 2-3 का रेशियो। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये है, चलिए करेंगे जल्दी से इस सवाल को भाई। सवाल करने का तरीका कैसे याद करें? मैथ्स को अगर याद करने जाओगे ना तो मैथ्स आपको भूल जाएगा, सच बता रहा हूं। मैथ्स को याद करने का तो कोई तरीका ही नहीं है, और ना ही आपको मैथ्स याद करना है। बच्चे मैथ्स तो अपने आप में अनंत है, और अनंत चीजों को याद नहीं किया जाता है, उसको प्रैक्टिस किया जाता है। मैथ्स को तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्लास नोट्स पढ़ो और फिर वर्कशीट लगाओ, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा क्लास नोट और वर्कशीट का रिवीजन फिर से करना। क्लास नोट और वर्कशीट का रिवीजन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर से करना, आपके पास बहुत सारा टाइम है। और फिर बुक को उठाना प्रीवियस ईयर, हालांकि ऑलमोस्ट 90% तो मैं आपके क्लास और वर्कशीट के दौरान करा चुका हूँगा, और फिर आप उस चीज को वहां से करना। हाँ, जो आपके वर्कशीट है ना, वो अब मैं आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, अब इस मंथ के लास्ट तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में फिर हम आपकी वर्कशीट को करेंगे सॉल्व, ठीक है। वर्कशीट को देखो, उसने कहा 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियों का लड़कों से रेशियो, इस बार लड़कियों का लड़कों से रेशियो दिया हुआ है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2-3 का। और टोटल कितना है, टोटल है 60, टोटल है 60। आपसे कह रहा है 20 और लड़कियां शामिल हो जाएं, तो बताओ नया रेशियो क्या होगा। बच्चे पहले तो ये बताओ कि भाई 60 लोगों को 2 और 3 के रेशियो में बांटा गया है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है। क्या मैं ये कह सकता हूं 3 और 2, 5 यूनिट का मान कितना है, 60। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12। तो भाई 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 गुणा 12। और 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुणा 12। यानी कि आप कह सकते हैं कि 24 तो लड़कियां हैं और 36 लड़के हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ना ओरिजिनल नंबर्स निकाल दिए, ओरिजिनल नंबर्स निकाल दिए। अब कह रहा है कि अगर 20 लड़कियां और शामिल हो जाएं, भाई 24 तो पहले थी, अगर 20 लड़कियां और आ जाएं तो कितना हो जाएगा, 44। और लड़के कितने हैं, 36। तो रेशियो कितना बनेगा, 4 से जाएगा 11। अच्छा, नई संख्या पूछ रहा है, रेशियो तो नहीं पूछ रहा ना, तो फिर काहे टेंशन लेनी है। क्या पूछ रहा है, लड़कियों की नई संख्या, वो तो 44 हो जाएगी। ये रहा, रेशियो पूछा ही नहीं है तो फिर काहे परेशान होना। अगला सवाल, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे भाई, क्योंकि यहां आपका जो डिविजिबिलिटी था ना, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो मेथड यहां बड़ा काम करेगा। देखना, सवाल है भाजक तथा शेषफल का रेशियो 3:2 है, और भाजक और भागफल का रेशियो 7/12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। द रेशियो ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर का इतना है, डिवाइजर और कोशेंट का रेशियो इतना है। कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 14 है तो, और आप क्या कर रहे हो कि आप डिविडेंड को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। चलो देखते हैं।
क्या सवाल बोलता है। पहले तो इन तीनों का रेशियो बनाते हैं बच्चे। एक तरफ मैं क्या लिखता हूं, उसने कहा डिवाइजर और रिमाइंडर का रेशियो। मैं डिवाइजर को डी मानता हूं, रिमाइंडर को आर, और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कोशेंट यानी कि भागफल। भागफल ये आपका शेषफल और ये आपका भाजक। उसने कहा कि डिवाइजर और रिमाइंडर का रेशियो कितना है, 3:2। 3:2 का रेशियो तो इतना है भाई। अब कह रहा है भाजक और भागफल। अरे ये तो इसके साथ लेना था, जो कॉमन होता है वो तो इधर लेते हैं ना। चलो फिर से लिख लेते हैं, एक तरफ डिवाइजर, एक तरफ कोशेंट, एक तरफ रिमाइंडर, यानी कि ये शेषफल, ये आपका भाजक और ये आपका भागफल। सवाल कहता है कि जो आपका डिवाइजर है और रिमाइंडर का रेशियो कितना है, 3:2। फिर कह रहा है कि डिवाइजर और कोशेंट यानी कि भाजक और भागफल का रेशियो कितना है, 7 और 12। भाई ये तो आप जानते हैं ना कैसे बनाते हैं रेशियो। अगर ये भी नहीं जानते तो फिर आपके जो माथा है ना उस पर रेड सुई नजर आ रही होगी, शीशे में जाकर देखो एक लाल कलर की बत्ती नजर आ रही होगी। ये भैया बॉक्स खाली है तो 7 लिख दो, और ये बॉक्स खाली है तो 3 लिख दो, और फिर गुणा कर दो। 12 तिया 36, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। अब इसको मैं ऐसे मान लेता हूं, 36R, 21R और 14R। आर मैंने लगा दिया, वो आप जानते हैं क्यों लगाया। अब सवाल ने बोला आपसे कि भैया भाज्य को 9 से विभाजित करना है। पहले तो भाज्य यानी कि डिविडेंड हमें निकालना होगा। और आप क्या बात जानते हैं कि बच्चे जो डिविडेंड होता है यानी कि भाज्य होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल, यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। क्या भूल गए इस बात को? जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इन दोनों को तो गुणा करना है, 21 गुणा 36 आर स्क्वायर प्लस रिमाइंडर कितना है 14 आर, कितना है 14 आर। या फिर अभी नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी तो हमको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। शेषफल अगर 14 है, 14 आर का मान कितना है 14, तो यहां से आर कितना आ गया, आर आ गया 1, यानी कि कोशेंट आपका 36 हो जाएगा, भाजक आपका 21 हो जाएगा, और ये तो आपका 14 दिया हुआ है। तो यहां से जरा मुझे बताना भाज्य कितना होगा। भाज्य होगा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। आप गुणा मत करना, ऐसे रहने दो, एज इट इज रहने दो, गुणा मत करना। कह रहा है कि बच्चे इसको किससे भाग देना है, कह रहा है कि भाज्य को 9 से भाग देना है, और शेषफल बताओ क्या होगा। आपने शेषफल भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। कैसे, बीच में प्लस का साइन है ना, इसको 9 से अलग भाग दो। देखो 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना है 0, बीच में प्लस का साइन है, 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना है 5, और 0 और 5 को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 5। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इतना गजब का ये क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। रेशियो को पहले मैंने बनाया, भाजक और शेषफल का रेशियो दिया हुआ था 3:2, फिर उसने भाजक और भागफल का रेशियो दिया हुआ था 7:12। बच्चा मैंने रेशियो बनाया 36, 21 और 14 का, ठीक है। मैंने इसको मान लिया 36R, 21R, 14R। उसने कहा भाई शेषफल है 14, तो 14R का मान 14, R की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 36R, 21R और ये तो 14 है ही है। अब मुझे भाज्य चाहिए था, तो वो होता है भाजक गुणा भागफल 21 गुणा 36 प्लस शेषफल प्लस 14। अब उसने कहा कि भाज्य को 9 से विभाजित करो। बच्चे जैसे ही मैंने भाज्य को 9 से विभाजित किया तो मैं देखता हूं 9 चौके 36, रिमाइंडर आता है 0, और 9 एकम 9, रिमाइंडर आता है 5, और बीच में क्या है प्लस का साइन। बच्चा 0 + 5 कितना आ गया 5, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आया है
दैट इज 5 बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बच्चे इसको मत सोचना कि सर 21 को क्यों नहीं काटा। भाई अगर मुझे 9 चौके 36 से रिमाइंडर 0 मिल गया तो यहां से कुछ भी रिमाइंडर होगा वो आपका 0 से गुणा होकर 0 ही देगा। इतना बेसिक नहीं पढ़ा क्या रिमाइंडर में आपने कि 0 से कुछ भी गुणा होकर यहां तो 0 ही रिमाइंडर आएगा ना, यहां से 5 रिमाइंडर मिलेगा। आगे चलो, ये सवाल करो। हाँ 21 को इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि 36 को काटने से रिमाइंडर 0 मिल गया था और 21 जो है वो 36 के मल्टीपल में है। अब 21 को काटने से कुछ भी रिमाइंडर मिलेगा भैया 0 से गुणा होकर 0 ही बन जाएगा। देखो सवाल, जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न मिलता है 1/2। और जब इसके अंश में और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न मिलता है 1/8। आपसे कह रहा है कि जो मूल भिन्न है वो क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, when 8 is added to numerator of the fraction and 12 is added to its denominator, the fraction becomes 1/2. When 2 is subtracted from its numerator and denominator, the fraction becomes 1/8. The original fraction will be, क्या होगा। आज की क्लास बच्चे बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रही होगी, आई एम श्योर। क्यों, आज के क्वेश्चन का लेवल ही अलग है। जब क्लास का लास्ट होता है तो लास्ट क्लास आपको परेशान करती है, या आप जानते हैं अच्छी तरह। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी हमसे ना हो पाएगा। आप प्लीज छोड़ दो फिर पढ़ाई, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। बच्चे प्राइवेट फील्ड में अप्लाई करो, बहुत सारी नौकरियां हैं आपके लिए। एक बच्चा, एक उस बच्चे के लिए बोल रहा हूं मैं, आप सभी के लिए नहीं कह रहा। तो बच्चा कह रहा है गुरुजी हमसे नहीं हो पाएगा, तो प्लीज आप फिर छोड़ दो, क्योंकि बच्चे फिर 5-5 6-6 साल आप लगे रहोगे। आपको आज ही आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। लोग कितना ही मना करते रहे आपसे कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, अगर आपके अंदर ये है ना कि मैं कर लूंगा तो फिर कहने दो दुनिया को। लेकिन अगर आपके अंदर से ही ये बात आ गई कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप, दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं करवा पाएगी, दुनिया का कोई मोटिवेशन आपसे नहीं करवा पाएगा। ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। देखो करते हैं भाई, भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। फ्रैक्शन होता है जब किसी संख्या को मैं a/b की फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड भिन्न। a/b की फॉर्म में लिख दिया तो वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, वो आपका भिन्न हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि अगर मैं उसके अंश में 8 जोड़ता हूं और डिनोमिनेटर में 12 जोड़ता हूं तो भिन्न मिलता है 1/2। ऐसे सवालों को हमेशा और हमेशा ऑप्शन से ही करो, हमेशा और हमेशा ऑप्शन से ही करो। बच्चे ऑप्शन उठाते हैं ए, मैंने ए ऑप्शन को उठाया, क्या उठाया, 9/19। ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये मेरा मूल भिन्न है, मैंने मान लिया, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब उसने कहा कि अगर अंश में 8 जोड़ूं, बच्चे अगर मैंने यहां 8 जोड़ दिया, अंश होता है ऊपर वाला पार्ट, अगर मैंने इसमें 8 जोड़ा और डिनोमिनेटर में 12 जोड़ा, तो जरा बताना नया भिन्न क्या बनेगा। भाई आप कहेंगे 9 और 8 17 और 19 और 12 कितना होता है, 9 और 2 11 31। क्या ये भिन्न हमारा 1/2 बना? नहीं, ये भिन्न हमारा 1/2 नहीं बना है, तो ये मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा। बच्चे आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या मान लेते हैं हम, 3/10। अगर मैं अंश में 8 जोड़ता हूं और हर में 12 जोड़ता हूं, भाई भिन्न कितना बन जाएगा, 8 3 11 और 12 10 22। क्या ये फ्रैक्शन हमारा 1/2 बन गया? यस। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी है। उसने हमारा जो भिन्न है 3/10,
सवाल कहता है कि अगर अंश और हर दोनों में से 2 घटाना है, भाई इसमें से भी 2 घटा दो और इसमें से भी 2 घटा दो, तो फ्रैक्शन आएगा 1/8। और सवाल कह रहा है कि घटाने पर फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और थोड़ा सा रुपए पैसे वाले सवालों पर चलते हैं। अब इसमें एक टाइप बचता है रुपए पैसे वाले सवाल। ओके बच्चे, चलो देखते हैं। रुपए पैसे वाले सवालों का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप मुझे सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपको सिखाता हूं। मैं यहां पर टॉपिक डाल देता हूं। टॉपिक क्या है आपका? रुपए पैसे वाले सवाल, रुपए पैसे वाले सवाल या मनी क्वेश्चंस इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपकी इसमें चेक करना चाहता हूं। बच्चे मुझे जरा एक बात बताना कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। अब सुना, ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझने वाली बात थोड़ी सी है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 रुपए में कितने पैसे, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ओके, अब जो चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो चीज आपके क्वेश्चंस में काम आने वाली है। ये तो सभी जानते हैं, कोई लंबी चौड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? कितने सिक्के? 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। भाई मैंने आपसे पूछा 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब सिक्कों की संख्या मैं आपसे पूछता हूं, तो हमेशा और हमेशा आपको एक काम करना है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और आपसे मैं पूछ रहा हूं 20 पैसे के कितने सिक्के, तो मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आएगा 5। यानी कि आपका जो जवाब होगा वो होगा 5 सिक्के। क्या होगा प्यारे भाई? आपका जवाब होगा सर 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं। कितने? 5 सिक्के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 रुपए में ही 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 100 से डिवाइड कर देंगे किसको? 25 को। भाई 25 पैसे को क्या बोलते हैं, आप जानते हैं? सर बिल्कुल जानते हैं। 25 पैसे को पुराने जमाने में बोला जाता था चवन्नी। आज भी चवन्नी बोला जाता है, वो चलते नहीं है, वो बात अलग है ना। अठन्नी किसको बोलते थे? 50 पैसे को, है ना। तो जरा ये भी बताना 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे, 50 पैसे से डिवाइड कर दिया, तो सर 1 रुपए में 2 अठन्नी होती हैं। क्या बात क्लियर हुई? 1 रुपए में अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो बच्चा आप क्या करोगे? आप 50 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आएगा सर 2 सिक्के, यानी कि 2 अठन्नी होती हैं। तो जिस भी पैसे के वो सिक्के पूछेगा आपको 100 से डिवाइड कर देना है। आपको क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है। तो अब यहां चलते हैं सवाल पर। ये सवाल पर आइए जरा। इस सवाल पर करेंगे जरा भाई डिस्कशन, क्या होगा इस सवाल का उत्तर जरा देखेंगे। वेरी गुड। सवाल है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रम से है 2, 3, 5 के रेशियो में है।
किस अनुपात में है? 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 5.25 रुपीज है तो बैग में 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब आपको यहां क्या क्या दिया हुआ है? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। बच्चे, सबसे पहले जब भी आप सिक्कों का क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, देखना आपको यहां रेशो किसका दिया हुआ है? आपको रेशो दिया हुआ है सिक्कों का। एक बार फिर से पढ़ो। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के जो सिक्के हैं ना, वो इस अनुपात में है। आपको सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ है। यानी कि मैं अगर कहूं तो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो। किसका भाई? सिक्कों की संख्या का रेशो दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सामने होकर देखना इसको। सिक्कों की संख्या का रेशो कितना है? 2, 3 और 5। जब भी किसी सवाल में आपको सिक्कों की संख्या का रेशो दिया होगा ना, तो आपको किसका रेशो निकालना है? मूल्य का। और जब किसी सवाल में मूल्य का रेशो दिया होगा तो सिक्कों की संख्या का रेशो निकालेंगे। बच्चा, जैसे यहां सिक्कों की संख्या का रेशो दिया है तो हम रेशो किसका निकालेंगे? मूल्य का। ये आप स्टार बनाकर लिख लो, मैं भी रफ करा दूंगा। ये बात है ना कि अगर सवाल में सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात दिया होगा, सिक्कों का अनुपात दिया होगा, तो हम मूल्य का अनुपात निकालते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है, कि अगर सवाल में मूल्य का अनुपात दिया होगा तो हम सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। वाइस वर्सा का ये मतलब है कि अगर दिया हुआ है, अगर सवाल में सिक्कों का अनुपात दिया है तो हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे, और वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर मूल्य का अनुपात दिया होगा तो हम सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो ये बात आप एक स्टार बनाकर अपने साइड में लिख सकते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लिखवाई है। अब बच्चे, हम यहां पर देखते हैं कि इस सवाल में हमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। कितना? 2, 3 और 5। अब हम क्या निकालेंगे? सर, हम निकालते हैं फिर मूल्य का रेशियो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। अब आपके पास ये मान के चलो कि 2 सिक्के हैं 25 पैसे के, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं आपके पास, तो भाई मूल्य कितना होगा? आपके पास 3 सिक्के हैं 10 रुपए से के, उसमें कितना मूल्य होगा? अगर आपके पास 5 सिक्के हैं 5 पैसे के, तो उसमें मूल्य कितना होगा? ये आपको थोड़ा सा यहां गौर करनी है। कैसे निकालते हैं मूल्य? फिर से देखो, आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि भाई, आप 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? अभी आपको मैंने निकलवाना सिखाया था। यहां पर 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं निकलवाना सिखाया था ना। तो आप मुझे बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के, 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के। कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 100/25। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, 100/10। 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं, 100/5। तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं बच्चा, वो मैंने लिखा। और जब भी आपको मूल्य का अनुपात निकालना होगा ना, तो आप करेंगे जो नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं उससे 1 रुपए में कितने सिक्के हैं उनको डिवाइड। तो यहां कर देंगे 3/10 और यहां कर देंगे 5/20। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, 15 सेकेंड का।
जो बात मैंने बोली है उसे दिमाग में सेट करो, उसे दिमाग में सेट करो। मैंने आपसे सबसे पहले बात क्या बोली थी कि अगर सिक्कों का रेशियो दिया होगा तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, मूल्य का। और मूल्य का रेशियो जब हम निकालेंगे तो मैंने कहा कि जो आपको ये सिक्के दिए हुए हैं ना, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, आप मुझे बताओ 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं। बच्चे आप कहेंगे सर 25 पैसे के तो 4 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के और 5 पैसे के 20 सिक्के, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मूल्य का रेशियो निकालना है, 2/1 रुपए में कितने सिक्के, 3/1 रुपए में कितने सिक्के और 5/1 रुपए में कितने सिक्के, आपका मूल्य का रेशियो आ गया। ये बात कैसे भी आप दिमाग में सेट कर लो, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब आपको टोटल मूल्य दिया हुआ है इतना। बच्चे इन तीनों को जोड़िए, कितना है ये, इन तीनों को भैया कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा 1/4। तो मैं जोड़ूंगा 1/2 प्लस 3/10 प्लस 1/4। जरा इनका एलसीएम बताना, आएगा 20, 2 धाम 20, 10 दूनी 20 और 2 तिया 6 और 4 पंजे 20। ये है 10 और 6 16 5, 21/20। मैंने इन तीनों को जोड़ा तो 21/20 यूनिट का मान कितना है, 5.25 रुपया, है ना। क्योंकि उसने बोला है ना सभी सिक्कों का जो मूल्य है वो इतने के बराबर है। तो पहले तो मैंने मूल्य का रेशियो निकाला, फिर मैंने इनको जोड़ दिया और ये आया 21/20 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5.25। यहां से 1 यूनिट का मान निकालो। बच्चे ये 20 की गुणा उधर होगी तो कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100, हासिल का 10, 20 दूनी 40 और 10 50, हासिल के 5, 20 पंजे 100 और 5 105, कितना आएगा 105। यानी कि इन दोनों को गुणा करके आएगा 105 और डिवाइडेड बाई ये 21 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 5। कितना आ गया 5। आपसे पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्के, भैया 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 5 यानी कि 25। और ये आपका आंसर है। अब मैं फिर से इस सवाल को आपको समझाता हूं, क्योंकि ये सिक्कों का जो रेशियो होता है ना, कभी कभी मूल्य का रेशियो निकालना थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। बच्चे देखना, आपको सवाल में दिया हुआ है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। और बच्चे मैंने आपको एक बात समझाई कि अगर सवाल में सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा तो हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे, है ना। तो सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है, 2 3 5। अब ये बात तो श्योर हो गई कि हमें जो रेशियो निकालना है दैट इज मूल्य का रेशियो निकालना है। अब आप मुझे बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के और 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। 1 रुपए में कितने कितने सिक्के हैं वो मैंने ऊपर लिख लिया। अब जो मूल्य का रेशियो आएगा ना, वो 2/1 रुपए में कितने सिक्के, 3/1 रुपए में कितने सिक्के, 5/1 रुपए में कितने सिक्के। ये 2 से 2 बार गया 1/2, 5 से 4 बार गया 1/4। अब जो मूल्य का रेशियो था मैंने इनको जोड़ लिया और जोड़कर मिला 21/20 और जो कि हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि उसने बोला है कि सभी सिक्कों का जो मूल्य है ना वो इतना है। तो मैंने सभी सिक्कों का मूल्य जोड़ लिया। तो बच्चे 20 की गुणा इसमें होगी तो मिलेगा 105 और बटे 21, यानी कि 1 यूनिट का मान 5। उसने पूछा 5 पैसे के सिक्के, भाई वो तो 5 यूनिट थी, तो 5 का मान 25 आपका सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। चलो एक सवाल और करो। तो ये रहा सवाल आपके सामने, जल्दी से बताएंगे भाई इस सवाल को। चलिए, सिक्कों का एक अलग टाइप का सवाल है ना, एक अलग टाइप का ये सवाल है।
जरा देखेंगे सवाल को। एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्या का गुणनफल, उनकी संख्या का गुणनफल 135 है और बैग में कुल राशि 165 है। 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे, बताओ। उन तीनों रेशो को जोड़कर आया था बच्चे 21/20, 1/2 और दूसरा रेशो था और तीसरा था जो 1/4। उन तीनों को जोड़कर 21/20 आया था। आप उनको जोड़ो, फ्रैक्शन को जोड़ना तो आप कर सकते हैं ना, अपनी रफ कॉपी में जोड़ो उन्हें। हाँ, आप 5.25 को पैसे में चेंज कर लो, वैसे भी हो जाएगा। बात तो वही है, वही 525 पैसे हो जाएंगे। देखो, एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्या का जो गुणनफल है वो 135 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी 2022 में आया है कोई से एसएससी के एग्जाम में। भाई, एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या इस प्रकार है कि जो उनकी संख्या है ना, जो उनकी संख्या है उसका गुणनफल 135 है और बैग में कुल राशि जो है वो 165 है। अब कह रहा है कि सभी 10 रुपए के सिक्के कितनी राशि देंगे आपको, कितना पैसा बनेगा 10 रुपए के सिक्कों का। चलो देखते हैं। भाई, एक बैग में 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं, बड़ी रकम है, पैसे वैसों की बात नहीं है यहां रुपए की बात हो रही है। 10 पैसे 20 पैसे की बात नहीं कर रहा वो बात कर रहा है अब 5 रुपए और 10 रुपए की। वो कह रहा है कि सिक्के इस प्रकार हैं। बच्चे, मैं मान लेता हूं ये सिक्के ए हैं और ये सिक्के बी हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स अपनी तरफ से मान लेता हूं, जब सवाल में नहीं दिया मैंने मान लिया। अब उसने कहा कि ये सिक्के इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल 135 है, यानी कि आपको जो दिया हुआ है सिक्कों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 135। भाई, ये 5 रुपए के सिक्के, ये 10 रुपए के सिक्के, मैंने मान लिया ए और बी। और उसने बोला कि सिक्कों का जो गुणनफल है ना दैट इज 135। मैंने कहा ए गुणा बी कितना आ गया, 135। आगे भी उसने कुछ बोला है, उसने कहा कि कुल धनराशि 165 है। भाई, कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 165। अब सिक्कों की संख्या तो आपने निकाल दी, तो भाई मूल्य का रेशियो बताना जरा कितना है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 4 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, कितना मूल्य हो गया। रट्टाफिकेशन की चीजों पे नहीं जाना, मैंने आपसे पूछा कि आपके पास 4 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, कितना पैसा बन गया। आप कहेंगे कि सर 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं ना, तो 5 चौके 20 रुपया। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 8 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, आपके पास 8 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, ऐसे हाथ पे रखो 8 सिक्के, कितने रुपए बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर 8 सिक्के अगर 10-10 रुपए के हैं ना, तो 10 को 8 से गुणा कर दो, 80 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ए सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो मूल्य कितना बनेगा, 5A। आपके पास बी सिक्के हैं 10-10 रुपए के, तो मूल्य कितना बनेगा, 10B। क्या कोई दिक्कत है। अब आप कहेंगे सर पिछले सवाल में तो मूल्य निकालते टाइम आपने डिवाइड किया था 1 रुपए में कितने सिक्के। भाई, वो पैसे दिए हुए थे 10 पैसे 5 पैसे, वहां हम मूल्य निकालते टाइम डिवाइड करते हैं, लेकिन ये तो 1 रुपए से बड़ी रकम दी हुई है, यहां तो कुछ नहीं करना, सीधा गुणा करना है। मैंने इसलिए तो एग्जांपल बताया कि 5-5 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो कितना होगा मूल्य, 5 को 5 से गुणा करते हैं। ऐसे ही अगर 5-5 रुपए के ए सिक्के आपके पास हैं तो मूल्य कितना होगा, 5A। 10 रुपए के
बी सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा 10 बी। 10 बी, दैट्स इट। अब उसने कहा भाई कुल धनराशि 165 है, यानी कि बच्चे मैं कह सकता हूं कि 5A प्लस 10B बराबर कितना है 165। अब ये दो चीज आपको दी हुई है, आपको ए और बी का मान निकालना है। लेकिन रुको, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा हमें यहां हिट एंड ट्रायल की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये द्विघातीय समीकरण में जाएगा। हिट एंड ट्रायल की हेल्प कैसे लेंगे कि भाई यहां 5 को कॉमन लेना जरा। 5 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 2b बराबर 165। तो 5 से जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि a प्लस 2b बराबर 33 और a गुणा b बराबर 135। बच्चे ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर तो 135 मिलेगा। एक को तो कराऊंगा बेटा जरूर अब। चलिए आप करिए, बताइए ऐसी कोई दो संख्या जिनको गुणा करने पर 135 है। शिवम एक सागर नाम का लड़का है, ये पता नहीं कमेंट ही नहीं कर रहा, कुछ उल्टे सीधे बटन प्रेस कर रहा है बहुत देर से, इसको ब्लॉक करते है ना। हाँ है ना, इसको है ना, उल्टे सीधे बटन प्रेस कर रहा है ना ये। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो सागर भाई, आपको ब्लॉक कर दिया गया है। अब कमेंट नहीं है, इसको बच्चे को इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि 15 मिनट से कमेंट ही टाइप नहीं कर रहा। पता है क्या लिख रहा है? BKTZMLP और 4-5 लाइन भर के दे रहा है 15 मिनट से, पता नहीं क्या समझाना चाह रहा है मुझे। चलो देखो, मैंने आपसे कहा कि a गुणा b है 135 और a प्लस 2b है 33। आपको ऐसी दो संख्या बतानी है बच्चे जिनको गुणा करने पर 135 आए और मैं यहां उन संख्या को रखूं तो 33 मिल जाए। अब हिट एंड ट्रायल रखना पड़ेगा भाई, बहुत सारी संख्या का जोड़ा मिलेगा जिनको गुणा करने पर 135 मिले। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 15 निम्मा 135, कुछ और जोड़ा बताओ आप मुझे। 15 निम्मा 135 में रख रख के देखूंगा क्या यहां मिलेगा मुझे 33। 15 सत्ते 105 होता है बच्चे। एक कह रहा है 45 दिया 135, नहीं बच्चे होता तो है, लेकिन अगर मैं यहां रखूंगा तो संख्या 33 से बहुत बड़ी चली जाएगी। हमें ऐसा कुछ मानना है, ऐसा कुछ तोड़ना है 135 को कि मैं यहां रखूं तो संख्या 33 ही रहे। 45 या 135 होता है, लेकिन आप यहां रखोगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होंगी चीजें, है ना। तो फिर आप कहेंगे सर 15 गुणा 9 को मान के देखो। तो बच्चे a का मान अगर 15 रखूंगा और b का मान 9, तो 9 दूनी 18, 18 और 15 कितना हो गया 33 हो गया ना। यानी कि a और b कितना आ गया 15 और 9, ये आ गया 15 और ये आ गया 9। बस हो गया सवाल। आपसे कह रहा है 10 रुपए के सभी सिक्कों का कितनी धनराशि होगी। भैया वो तो 10 B होगी, यानी कि 10 गुणा 9। आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। सुनो फिर से सुनो, यहां आया था a गुणा b 135 और यहां आया था 5A प्लस 10B बराबर 165। मूल्य, टोटल मूल्य मैंने यहां 5 को कॉमन लेकर काटा तो मिला a प्लस 2B 33 और a गुणा b 135। बच्चे a और b की ऐसी संख्या को मानना है मुझे, ऐसी संख्या को मानना है जिनको गुणा करने पर तो 135 आ जाए, और जब मैं a और b को यहां पर रखूंगा ना तो मुझे 33 मिलना चाहिए। एक बच्चा 27 पंजे 135 कह रहा है, हाँ होता तो है, लेकिन बच्चे ए और बी को यहां पर रखो 33 मिलेगा ही नहीं आपको, 33 से बड़ी संख्या मिलेगी, इसीलिए ये भी नहीं ले सकते हम, है ना। तो सेटिस्फाई हो गया आपका 15 निम्मा 135। ओके चलो, वेरी गुड। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। करो भाई।
ऑप्शन से भी है एक तरीका, आप कर सकते हो ऑप्शन से भी, उठाओ और वहां से बी का मान, ए का मान, फिर कंडीशंस भी चेक करनी पड़ेंगी, बात तो वही आ जाती है ना। हाँ 27 पंजे होता तो है अमित, आप रख के तो देखो, a+2b बराबर 33 मिल रहा है क्या 27 और 5 रखने पर? वो कंडीशन भी तो रखनी है हमें। चलो, सवाल है 4360 रुपए की राशि ए बी सी डी के बीच 3, 4, 5, 8 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इस रेशो में विभाजित कर दिया गया, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा बताओ। हाँ अच्छी क्लास है भाई आज की, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं आज की क्लास में। तो संडे वाले दिन आपको क्या करना है, जो आज की क्लास है ना, इसको रिपीट मोड पर देखना है, क्योंकि आज की क्लास से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, अगर आपके एसएससी जीडी का पेपर अच्छा बना तो, है ना। चलो करते हैं सवाल। भाई उसने कहा 4360 रुपए हैं, 4360 रुपए हैं, और ये बांटा जाना था दो तरीके से, एक तरीके से सही बांटा गया है और एक तरीके से गलती से बांटा गया है। भाई सही तरीका और गलत तरीका, दो तरीके से बांटा गया है। वो कह रहा है कि बांटा जाना है ए बी सी डी में, ए बी सी और डी में किस रेशियो में, 3, 4, 5 और 8 रेशियो में। लेकिन गलत तरीके से बांट दिया, क्या रेशियो में बांटा है भाई, गलत तरीके से बांटा है 13, 14, 5 और 8, इस रेशियो में गलत तरीके से बांट दिया है। सही बांटा जाना था ये और गलत बांट दिया है ये। सवाल आपसे कहता है कि, सवाल आपसे कहता है कि भाई बताओ परिणाम स्वरूप क्या होगा। बी रिसीव्ड 388 मोर, बी रिसीव्ड 388 मोर का मतलब है जो बी को सही तरीके से पैसा मिलना था, गलत तरीके से बांटे जाने पर उसे 318 रुपए ज्यादा मिलने लगेंगे पहले से। ए रिसीव्ड 956 मोर, यानी कि जो ए को पैसा मिल रहा था सही तरीके से, गलती से बांटने पर उसे इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले तो हमें बांटना है, पहले तो हमें बांटना है इन दोनों रेशियो में, और फिर ऑप्शन चेक करने हैं कि किसको कितना ज्यादा पैसा या कितना कम मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से। पैसा बटना है ये, तो सही तरीके से बांटना जरा। 8 और 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 यूनिट का मान कितना होगा। आप कहेंगे सर 20 यूनिट का मान होगा 4360, तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना होगा 4360 बटे 20। भाई ये गया 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36, यानी कि 1 यूनिट का मान है 218। बात क्लियर हुई। 1 यूनिट का, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, जल्दी जल्दी बता दो। 3 यूनिट का मान, भाई 218 को 3 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2 तिया 6, 18 तिया 54। 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 दूनी 8, 18 चौके 72। 5 यूनिट का मान कितना होगा 1090, और 8 यूनिट का मान कितना होगा 2 अट्ठे 16, 18 अट्ठे 144, यानी कि 1744। तो सही तरीके से पैसा तो ये बटना था, सही तरीके से जो पैसा बटना था ना वो ये था जो पैसा बटना था। मैंने क्या किया, मैंने इन सबको जोड़कर इसके बराबर किया। 1 यूनिट का मान 218, तो 3, 4, 5, 8 का मान मैंने निकाल दिया, जो कि इतना बना, है ना। अब यहां गलती से किस रेशियो में बटा है, जरा इनको जोड़ना। 13 और 14 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40 यूनिट का मान किसके बराबर होगा 4360 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 4360 बटे 40, ये जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 नाम 36। ठीक है, तो 13 यूनिट का मान कितना है 13 गुणा 109, यानी कि 13 निम्मा 117, हासिल का 1, 13 0 0 1, और 13 एकम 13 और 1 14, तो ये बन गया 1417। ठीक है भाई, 14 गुणा 109 करेंगे कितना जाएगा,
14 निम्मा 126, हासिल के 12, 14,002, 14 एकम 14 एक 15, 1526 ये बन गया। 5 में गुणा करेंगे कितना बनेगा? 545, और 8 में गुणा करेंगे कितना बनेगा? 872। अब आप देख लो भैया किसको कितना पैसा ज्यादा या कम मिल रहा है। ये 1417, 1526, 545 और 872। सेकंड मेथड है मेरे पास, रुकना। उससे पहले मैं ये जानबूझकर आपको बताना चाह रहा हूं। अब आप देखो ए बी सी डी में से किसको कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये मैं बेसिक तरीका, बुक वाला तरीका, फिर सेकंड मेथड भी है मेरे पास। उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है लेकिन इतनी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ऑप्शन ए चेक करते हैं, बी रिसीव 318 मोर। भाई बात अगर मैं बी की करूं तो बी को पहले 872 मिल रहे थे, फिर मिलेंगे 1526। ये 300 से तो बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, 300 से बहुत ज्यादा है। ए रिसीव्ड 956 मोर। भाई ये है 654, ये है 1417। क्या इसको 956 रुपए ज्यादा मिलेंगे? नहीं, ये 956 से कम है, मोटा मोटा देखकर ही लग रहा है मुझे। फिर आते हैं सी पर, डी पर। डी रिसीव्ड 872 मोर, 872 लेस, यानी कि डी को पहले मिल रहे थे 1744, अब मिलेंगे 872। तो क्या उसको 872 रुपए कम मिल रहे हैं? यस, 872 कम मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि डी को पहले 1744 मिल रहे थे, अब मिलेंगे 872, यानी कि उसे 872 रुपए कम मिल रहे हैं। और ऑप्शन नंबर सी आपको यही बात पूछना चाह रहा है। अब मैं आपको ये सवाल, बात क्लियर हो गई ना, कि पहले मैंने सही तरीके से बांटना था, उस तरीके से बांटा, फिर मैंने गलत तरीके से बांटना था, उससे बांटा, और फिर मैंने 1 to 1 ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लिया कि किसको कितना ज्यादा या फिर कितना कम मिल रहा है। ठीक है, हाँ सी के बारे में भी देख लेते हैं। सी रिसीव्ड 132 लेस। भाई सी यहां 1090 है, यहां सी 545 है। नहीं, 132 थोड़ी होगा, गलत, 132 से ज्यादा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सवाल को करने का दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। ये सब रफ कर दो, ये सब रफ कर दिया। ये कितना था? 8। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास 1000 रुपए हैं। पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं उस तरीके के लिए, बहुत मजा आएगा आपको इस तरीके समझने में। मेरे पास ना 1000 रुपए हैं, मुझे 3 लोगों में बांटने हैं। मैंने एक को दिया 400 रुपया, एक को दिया 300 रुपया, और एक को दिया 300 रुपया। 1000 पूरे हो गए। 1000 रुपए को 3 लोगों में बांटना है। एक को 400 दिया, एक को 300, एक को 300। 1000 पूरे हो गए। अब मैंने दूसरा उन्हीं 3 लोगों को 1000 रुपए ऐसे ना देकर मैंने क्या किया, एक को 500 रुपए दे दिया, एक को 200 दे दिया, एक को 300 दे दिया। क्या रेशियो चेंज हो गया? दूसरे केस में जो अनुपात मैं पहले दे रहा था, क्या दूसरे केस में अनुपात चेंज हो गया? 500, 200, 300। पैसा तो 1000 ही बांटा गया है दूसरे केस में भी और पहले केस में भी। तो यहां से आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी भी तरीके से बांटूं, चाहे मैं 100 रुपए एक को दूं, दूसरे को 700 दूं, और फिर तीसरे को 200 रुपए दे दूं, कैसे भी बांटूं, टोटल तो 1000 रुपए ही बांट रहा हूं मैं हर केस में। मैं किसी को, तीनों में से किसी को कितना ही पैसा दूं, टोटल तो मैं 1000 रुपए ही दूंगा, उन्हीं को ही बांटना है मुझे। अब मैं किसी को 2 रुपए दे दूं, बाकी 2 को कैसे भी दे दूं, टोटल 1000 रुपया है। यानी कि चाहे आप सही तरीके से बांटो, चाहे आप गलत तरीके से बांटो, क्या टोटल मनी इक्वल रहेगी दोनों केस में? क्या जो यहां टोटल वैल्यू है वो इस टोटल के बराबर रहेगी?
भाई ओवरऑल तो इतना ही पैसा बांटा जाना है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं, कि जब उसने इतना पैसा बांटना ही है तो चाहे सही तरीके से बांटे चाहे गलत तरीके से बांटे। भाई टोटल तो इक्वल होगा ना दोनों केस में, पैसा बढ़ थोड़ी जाएगा गलत तरीके से बांटने पर, या पैसा कम थोड़ी हो जाएगा गलत तरीके से बांटने पर, नहीं होगा ना। तो पैसे की वैल्यू तो दोनों में बराबर करनी है। बच्चे यहां जरा जोड़ना, टोटल कितना है 8 5 13 4 17 और 3 20। यहां जोड़ना जरा 13 14 27 8 35 और 5 40। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 20 और 40 अलग अलग हो जाएं? नहीं, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर, इसको भी 40 बनाओ, इसको भी 40 बनाएंगे 2 से गुणा करके, तो प्रत्येक संख्या 2 से गुणा हो जाएगी। प्रत्येक संख्या, देखो बहुत आसान मेथड बता रहा हूं, ये आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, और ये टोटल बन गया 40। अब सवाल बहुत आसान आपके लिए हो गया है ना। यहां भी 40 है और यहां भी 40 है, बस अनुपात चेंज हो गया, बस रेशियो आपका चेंज हो गया है। तो टोटल पैसा कितना है 40, तो 40 यूनिट का मान कितना आएगा 4360। बच्चे एक यूनिट का मान कितना आएगा बटे 40, यानी कि 109 एक यूनिट का मान। अब देखना, अब यहां से आप डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो, आपको अलग अलग पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। जिस पिछले तरीके से किया था ना मैंने, अलग अलग पैसा निकाला था, सही तरीके का अलग गलत का अलग, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप 1 to 1 देखो, ये 6 से 13 हुआ है, भाई ए का कितना इंक्रीमेंट हुआ है 7 यूनिट, ए का कितना इंक्रीमेंट हुआ है 7 यूनिट, 6 से 13 और गुणा 9, 109, यानी कि 772 ज्यादा मिलेंगे इसको, 763 सॉरी 763 ज्यादा मिलेंगे ए को। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मैं बात करूंगा बी की, तो बी 8 से 14 हुआ है, 6 रुपए ज्यादा मिले हैं इसको, तो 6 गुणा 109 यानी कि 636। बी को मिले हैं 636 ज्यादा, ये 318 कह रहा है, इसको भी हटा दो। बात करेंगे सी की, ये 10 से 5 हुआ है, बच्चे ये 5 कम हुआ है, 5 गुणा 109, इसको मिलेंगे 545 कम, तो सी को 545 कम, ये भी घटा दो, ऑप्शन सी ही बचा। अगर मैं डी की बात करूंगा तो ये 16 से 8 हुआ है, यानी कि 8 कम हुआ है, और 8 गुणा 109 यानी कि 872 कम। ऑप्शन क्या होगा, ये रहा बिल्कुल सही जवाब। मैंने चारों को चेक कर लिया, ठीक है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करो, आप टोटल वैल्यू को दोनों तरफ से इक्वल कर लो। क्या करना है, टोटल वैल्यू को दोनों तरफ से अब बच्चा आप इक्वल कर लो, बस सवाल हो जाएगा। चलिए ये सवाल करिए जरा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। ये सवाल करिए। आज की क्लास वास्तव में बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी क्लास है। आप में से कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, यार ये लेवल क्या पढ़ा रहे हैं। भाई ये पढ़ाना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, जीडी का मैथ्स का क्वेश्चन वास्तव में अच्छे बने हैं कुछ तो, वो अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ही का नुकसान है। आप उठाकर तो देखो 2022 के क्वेश्चन के कैसा लेवल बना है जीडी के मैथ्स का। मैं ये नहीं कह रहा बहुत टफ बना है, लेकिन अगर आपके 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल वास्तव में बहुत गजब का लेवल है, जो सीजीएल को भी मात देता है। ऐसा लेवल है 3-4 क्वेश्चन का, तो जो सीजीएल को भी मतलब मजबूर कर देगा शर्म करने के लिए, ऐसा लेवल है 3-4 क्वेश्चन का तो 20 में से। तो वो लेवल भी तो हमको देखना है, वो यही लेवल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये सवाल देखिए, और ये बहुत जरूरी है बच्चे, आप मेरी बात समझो। ये सवाल करो जल्दी से, ये सेम क्वेश्चन है। सवाल ने कहा, सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया।
यदि उसने राशि को 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित किया होता, दूसरे रेशियो में विभाजित किया होता, तो जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था उसे अब 3500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो बताओ वो राशि कितनी होगी? वो राशि कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे। देखो, सुमन ने 3 बेटियां हैं, मैं मान लेता हूं ए बी सी। 3 रेशियो में बांटना, अलग अलग बांटा है उसने, ए बी सी। भाई पहले तो उसने बांटा है 2 3 4 के रेशियो में, और फिर उसने दूसरे तरीके से बांटा है 1/2, 1/3 और 1/4 में। पहले आप क्या करो, इस अनुपात को इक्वल करो, मतलब आसान बनाओ। और आसान बनाने का तरीका आप जानते हैं कि 2 3 और 4 का एलसीएम, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ये आएगा 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12। भाई सुमन ने 3 बेटियों में पैसा बांटना है। पहले बांटा उसने 2 3 4 के रेशियो में, लेकिन फिर बांटा उसने वही पैसा 6 4 3 के रेशियो में। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि जो टोटल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। जरा इसकी टोटल वैल्यू बताना, 6 और 4 10 और 3 13। जरा इसकी टोटल वैल्यू बताना, 4 3 7 और 2 9। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? इसकी टोटल वैल्यू है 9, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 13। भाई ये तो हमें इक्वल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 9 और 13। तो कितना हो जाएगा? ये होगा 117। कितना होगा? 117। या फिर ऐसे भी मत करो, ये 9 है, ये 13 है। अब मुझे दोनों को इक्वल करना है ना, तो इसको 13 से गुणा कर दो और इसको 9 से गुणा कर दो। ये अगर 9 से गुणा किया तो ये तीनों 9 से गुणा हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 6 54, 9 4 36 और 9 3 27। मैंने इक्वल करना है टोटल वैल्यू को, ये 13 से गुणा हो जाएंगे तीनों। ये 13 से गुणा होके कितना बनाएंगे भाई? 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। ये आपके तीनों रेशियो मिल गए आपको। टोटल वैल्यू कितनी बन गई है? टोटल वैल्यू बन गई है 117 दोनों केस में। टोटल वैल्यू कितनी बन गई है भाई? 13 निम्मा 117, और यहां भी 13 निम्मा 117। दोनों तरफ से हमें टोटल वैल्यू को इक्वल करना है, क्योंकि वो एक ही पैसे को इस अनुपात में बांट रही है और फिर इस अनुपात में। बस अब क्या बोल रहा है उसने? उसने कहा कि जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था, कौन थी वो? ये थी 26 वाली। अब कितना मिलेगा उसे?
चलो ठीक है भाई, तो मैंने आपसे क्या बोला कि पहले सबसे कम किसको मिल रहा था, ये वाली 26, अब कितना मिलेगा इसे, 54। सवाल में कहता है कि जिसको पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था ना, उसे अब 3500 ज्यादा मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सर 26 से 54 कितना ज्यादा है, भाई 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, भैया 28 यूनिट का मान कितना आ गया, 3500। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 3500 बटे 28, भाई 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 4 से जाएगा 125 बार। तो एक यूनिट का मान है 125। आपसे कह रहा है राशि ज्ञात करो, राशि कितनी है 117, भाई 13 गुणा 9, 13 गुणा 9, राशि तो 117 यूनिट है, तो 117 गुणा 125 ये आपने निकालना है। ये कितना जाएगा, ये जाएगा 117 पंजे 585 हासिल के 58, 117 दूनी 234 और 58 कितना है 8 4 12, 5 3 8 और 1 9 और 2 हासिल का 2, ये 29 और 117 एकम 117 और 29 कितना है 9 और 7 16 और ये आ गया 14625। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन वास्तव में अपने आप में लेवल रखते हैं, वास्तव में अपने आप में लेवल रखते हैं ये दोनों क्वेश्चन। मतलब अगर एक्सट्रीम लेवल आपके एग्जाम में गया ना, तो इससे आगे नहीं जाएगा। इसको आप संडे में फिर से देखना बच्चे, मैं फिर आपसे कहता हूं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल करिए। चलिए बताएंगे जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन। कल की जो क्लास होगी वो प्रोपोर्शन की होगी, चलो पार्टनरशिप को बाद में कर लेते हैं, कल की क्लास को प्रोपोर्शन कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि पार्टनरशिप भी रेशियो का ही पार्ट है, पर छोड़ो, कल की क्लास हम प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात की कर लेते हैं। समानुपात एक क्लास का ही टॉपिक है, हालांकि 1 सवा 1.5 घंटे का टॉपिक है। जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है कल मैं आपको प्रोपोर्शन कंप्लीट करा दूंगा, और फिर एक क्लास हमारी पार्टनरशिप की होगी, तो 2 क्लास और बची हुई हैं, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इवन पार्टनरशिप तक। देखो ए की आय और बी की आय का जो रेशियो है ना, तो कितना है, आप कहेंगे सर 4 और 3 का रेशियो है, किसका, इनकम का यानी कि आय का। सवाल ने बोला कि ए का खर्चा उसकी आय का 5/12 है, यानी कि ए का जो खर्चा है वो 5/12 होगा, किसका, उसकी इनकम का। और भाई जो बी का खर्चा है वो उसकी आय का 7/15 है, भाई 7/15 होगा किसका, उसकी इनकम का, बी की इनकम का। अकॉर्डिंग टू सवाल चल रहा हूं मैं, कि उसने बोला ए का खर्चा उसकी आय का 5/12, ये कर दिया, बी का खर्चा उसकी आय का 7/15, ये कर दिया मैंने, बस ये इनका खर्चा आ गया। और फिर कह रहा है कि खर्चे में जो अंतर है दैट इज 4500, दैट इज 4500। तो पहले खर्चा देखिए कितना है, 5/3 तो यहां से आ गया, और 7/5 यहां से आ गया, ठीक है। ये इसका खर्चा, ये इसका खर्चा, जरा इनमें डिफरेंस बताना कितना होगा। तो मैंने डिफरेंस के लिए बीच में माइनस का साइन, तो 5 पूरे 25, 7 तिया 21, 25 में से 21 गया, 4/5 तिया 15, बराबर किसके है, 4500 के, किसके है 4500। तो एक यूनिट आएगा 4500 गुणा 15, और ये 4 नीचे आ जाएगा, ये आपका एक यूनिट का मान आ गया, किसका, एक यूनिट का। आपसे कह रहा है आय ज्ञात करो, किसकी, बी की। तो बी की आय कितनी है भाई बच्चा, बी की आय है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 4500 गुणा 15/4 और गुणा 3। ये आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं भाई। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37,
15 एकम 15 3 18, 15 एकम 15 और 1 16 और गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 अट्ठे 24 2 26, 3 छंग 18 2 20, 3 एकम 3 2 5। आंसर कितना आ गया? 50,625। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे चलें। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और बच्चा ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी कल हम प्रोपोर्शन समानुपातिक चैप्टर कर लेंगे। आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्लास थोड़ी सी क्या काफ़ी अच्छी क्लास रही है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको आज बताए हैं, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जा सकता है वो मैंने सारा लेवल आपको आज कराने की कोशिश करी है। इससे ज़्यादा लेवल ना तो आपके मॉक टेस्ट में जाएगा, ना ही आपके मेन एग्ज़ाम में जाएगा। ये लेवल की मैं आपको तैयारी करवा कर ले जा रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं आप करोगे। थोड़ा सा अच्छा लेवल आएगा तो आप उससे भी परेशान नहीं होगे, क्योंकि आप वो लेवल पढ़ चुके होंगे। आपको हर लेवल के लिए तैयार रहना है। चाहे मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मुझे 1 क्लास या 2 क्लास किसी चैप्टर में ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं आपका कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा। जल्दबाजी आज तक की क्लास में आपको लगी ही नहीं होगी कि सर जल्दी जल्दी चीज़ों को करा रहे हैं, है ना, तो वो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ आप पैसा खर्च करके आए हैं तो एक उम्मीद के साथ आए हैं। थोड़ा सा परेशान होना लाजमी बनता है कि यार चीज़ें थोड़ी टफ हो रही हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ना आपको। तो अपने अंदर एक मोटिवेशन रखिए, चीज़ें टफ भी आपको लग रही है ना, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, और अपने अंदर ये सोचो कि यार अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई तो होगा जो पढ़ेगा ये, और जो पढ़ेगा वो लगेगा। ये बात ध्यान रखना, जो पढ़ेगा वही लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा एक्सक्यूज ढूंढता रहेगा, ये नहीं आएगा, ये हार्ड है, ये सीजीएल लेवल है, ये वो लेवल है, वो एक्सक्यूज बन के रह जाएगा, वो लिस्ट से बहुत पीछे रह जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं मैं। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।